हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। दरअसल इस समय मैं जिस घटनाक्रम पर जिक्र करने जा रहा हूँ इसके इससे वाकिफ आप सभी लोग होंगे, इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी एक चर्चा जरूरी है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि मैं हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र करूंगा, तो मुख्य रूप से प्रक्रिया पर ही फोकस करूंगा। आप सभी लोगों को पता है यशवंत वर्मा जी जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है गंभीर। एक्चुअली होली के दिन 2014 मार्च में ही 2025 मार्च में ही, होली के दिन यानी आज से एक सप्ताह पहले होली के दिन ही इनके घर में आग लग गई थी और इनके यहाँ के लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया। पुलिस वाले भी साथ में थे, लेकिन उसमें फायर ब्रिगेड के लोगों की आंखें फटी फटी रह गई जब एक कमरे में इनके देखा कि भाई कैश का अंबार, कैश के नोट सजा करके रखे हुए, कैश में नोट सजा कर रखे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि इसके लिए 27 मशीनें लगी थी। हालांकि चाहे उदित राज हुए जिन्होंने इस पर एडवर्स टिप्पणी किया था, कटाक्ष किया था, चाहे वो जयराम रमेश हो कांग्रेसी नेता, चाहे राज्यसभा के मेंबरान और कांग्रेस के पूर्व नेता कपिल सिब्बल रहे हों, इन सब लोगों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब से इसकी शिकायत भी किया है। ये सब लोग आज की डेट में चर्चा भले ही कर रहे हैं, लेकिन जब एनजेसी लेकर के आए थे नरेंद्र मोदी साहब 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, तो उसमें कांग्रेस ने, जब कॉलेजियम सिस्टम ने 2015 में, संभवतः अक्टूबर 2015 में जस्टिस एस खेर की बेंच थी, उसने इसे रद्द कर दिया था। उनकी 5 जजों की संविधान पीठ थी, उसने एनजेसी को रद्द कर दिया था। तो उस समय कांग्रेस ने कॉलेजियम का समर्थन किया था, यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ गई थी। खैर वो तो बीते हुए समय की बात हो गई है, लेकिन सच्चाई है कि यशवंत वर्मा जी एक हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, 56 वर्षीय हैं। रीवा से उन्होंने एलएलबी किया है और उसके बाद वो इलाहाबाद में प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए थे और इलाहाबाद में ही जज भी हुए। 2014 में एडिशनल जज हुए जो 2 साल के लिए होते हैं। उसके बाद परमानेंट जज के रूप में वर्ष 2016 में इनको शपथ दिलाई गई। अक्टूबर 2021 में वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया दिल्ली उनको। दिल्ली हाई कोर्ट में वो जज थे और तीसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज थे, इसलिए कई कमेटीज में भी शामिल थे। उस कॉलेजियम के भी हिस्सा थे जो हाई कोर्ट के जजेस को रिकमेंड करती है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को, जिसके आधार पर हाई कोर्ट के जज एलिवेट होकर के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या नए लोगों को हाई कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट किया जाता है जो वकील होते हैं, या अधीनस्थ अदालतों से कुछ परसेंट लोग आते हैं। तो जो 10 साल जुडिशियल सर्विस में रह चुके हैं उनमें से या तो किसी को लिया जाता है, ज़्यादा चांस तो रहता है हाई कोर्ट के जो नामी वकील, वरिष्ठ वकील होते हैं, उनको हाई कोर्ट के जज बनाने की। आपको हम बताते चलें लगभग 2.5 लाख रुपए की सैलरी मिलती है प्रत्येक हाई कोर्ट के जज को। उसके अलावा अलाउंसेज अलग से हैं, यानी वेल फर्निश्ड एक रेंट फ्री हाउस मिलता है, आने जाने का खर्च मिलता है, टेलीफोन का खर्च मिलता है और भी तमाम तरह के इनको खर्चे मिलते हैं भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, जैसे की स्थिति हो। पेंशन तो भारत सरकार ही देती है। वैसे ये यूनियन लिस्ट के हिस्सा होते हैं हाई कोर्ट, और इस प्रकार से इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट के बराबर हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के का हाई कोर्ट के ऊपर कोई नियंत्रण होता भी नहीं, इसलिए हाई कोर्ट के जजेस को जस्टिस कहा जाता है, ठीक वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जस्टिस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जस्टिस दोनों हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट बहुत नाराज हुआ तो क्या करेगा? वो यही कहेगा चीफ जस्टिस से इलाहाबाद हाई कोर्ट कि भाई इनको काम मत दीजिए, सस्पेंड तो कर नहीं सकता, इनको काम मत दीजिए, कुछ दिन फ्री रहने दीजिए इनको। तो अधिक से अधिक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इनको काम नहीं देगा, या बहुत गुस्साएंगे तो इनका कॉलेजियम बुला करके ट्रांसफ़र कर देंगे। इनका भी ट्रांसफ़र हुआ ही था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने
इस बात का खंडन किया कि इसके मद्देनजर इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद किया गया है। ट्रांसफ़र एक रूटीन प्रक्रिया के तहत किया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसी प्रकार से होली के दिन जब इनके कमरे में आग लगी थी जहां से कैश बरामद हुआ है, तो उस संबंध में जो दिल्ली के चीफ फायर ऑफिसर अतुल गर्ग साहब हैं, उनका कहना है कि भाई आग बुझाते समय हमने तो कोई कैश देखा ही नहीं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला भी हो गया, लेकिन तब तक मीडिया में काफ़ी हद तक छा गया है। कल से ही इस पर लगातार मीम बन रहे हैं, न्यूज़ बन रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो देखना है आगे क्या होता। वैसे जिस प्रकार से हाई कोर्ट का सबॉर्डिनेट कोर्ट यानी ज़िले स्तर के अदालतों पर नियंत्रण कंप्लीट होता है, एब्सोलूट होता है, हाई कोर्ट का अगर एक अदना सा जज भी चला जाए, एडिशनल जज भी जो 2 साल के लिए होते हैं वो भी चला जाए दिन स्थायी अदालत के पास किसी ज़िले में, तो वहाँ हड़कंप मच जाता है। जिला जज से लेकर के नीचे तक के सभी जज परेशान हो जाते हैं, चाहे वो श्रेणी 2 के मुंसिफ जज हो या चपरासी हो या कोई अधिकारी हो, सब परेशान हो जाते हैं। चूँकि इलाहाबाद इलाहाबाद कह रहे हैं, माने कोई भी हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट का जो जज होता है वो एक तरह से यमराज होता है अधीनस्थ अदालतों के लिए। लेकिन यह बात हाई कोर्ट पर लागू नहीं होती जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट के जज का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, अधिक से अधिक ट्रांसफ़र कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे 24 अदालतें हैं, 24 अदालतों में भारत में 24 हाई कोर्ट हैं। 24 हाई कोर्ट कहिए, अदालत मत कहिए, 24 हाई कोर्ट हैं, जिसमें 749 जजेस की स्ट्रेंथ अनुमन्य है। 749 जजेस का ट्रांसफ़र और उनकी पोस्टिंग जो है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पर हो सकती है, लेकिन सस्पेंशन का पावर या पद से हटाने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है, जैसा कि हाई कोर्ट के पास अनुच्छेद 227 के अंतर्गत जिला अदालत यानी अधीनस्थ अदालतों पर है। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं अधीनस्थ अदालतों के जजों को इसीलिए जस्टिस नहीं, हम ऑफिसर कहते हैं, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों को हम जस्टिस कहते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनके खिलाफ ना तो कोई पुलिस जांच कर सकती है, 1850 के जुडिशियल ऑफिसर्स एक्ट के अंतर्गत ये लोग प्रोटेक्टेड हैं, और ना तो इन्हें किसी जांच एजेंसी के समक्ष जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। एक्चुअली इनके खिलाफ जांच करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी है, वो भी कमेटी तब करेगी जब संसद के किसी सदन में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा, वो भी अभी ये समझाते हैं हम। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस चीज़ की जांच के लिए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहेगा कि भाई इनके खिलाफ जो केस लगा उससे भी एक्सप्लेनेशन मांगेगा जिसके ऊपर आरोप है, भाई आपको अपने बचाव में क्या कहना है। इसके आधार पर फिर वो जांच कमेटी जांच सौंपेगी संसद के उस पीठासीन अधिकारी को जहां से जांच गया है, और फिर उसके बाद आगे प्रोसीडिंग होगी। इसकी पूरी प्रक्रिया 1968 के जजेज इंक्वायरी एक्ट के द्वारा संचालित होती है, 1968 के जजेज इंक्वायरी एक्ट के द्वारा संचालित होती है। इसमें यह है कि भाई जब भी किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, तो पहले 50 सदस्यों के सिग्नेचर से राज्यसभा में और 100 सदस्यों के सिग्नेचर से लोकसभा में वो एडमिट होगा। अगर पीठासीन अधिकारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर देखते हुए उसको एडमिट कर, यानी व्यवस्थित क्रम में देखते हुए अगर उसको एडमिट कर लिया, तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखेगा कि भाई आप इसकी जांच करवाइए। इस जांच समिति में 3 जज होते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का कोई जज वरिष्ठ जज होता है, और 2 इसमें हाई कोर्ट के जनरली चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस रैंक के कोई अधिकारी होते हैं, कोई जज होते हैं, अधिकारी नहीं जज होते हैं। इस प्रकार से 3 सदस्यों की ये इंक्वायरी कमेटी बनती है, और वो जांच अगर करके 2-1 के बहुमत से अगर उसने दे दिया पीठासीन अधिकारी को भाई इनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, तब उसके बाद से मतदान होता है। मतदान स्पेशल मेजॉरिटी के आधार पर होता है, जो कि मोटे तौर पर 2/3 बहुमत ही है। अगर कोई पार्टी इनको बचाना चाहती है तो वो इनके मामले में तटस्थ रहेगी या अपोजिट में मतदान करेगी, दूसरे शब्दों में इनको बचाने के लिए मतदान करेगी, या जनरली जैसे नरसिम्हा राव की सरकार
शिबू सोरेन के मामले पर घिरी थी और उसमें नहीं सॉरी रामास्वामी रवि रामास्वामी को हटाया जाना था। उस मामले पर भ्रष्टाचार का आरोप था जब वो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए थे, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था। इंक्वायरी कमेटी ने सही भी पा लिया था, तब भी नरसिम्हा राव ने और कांग्रेस पार्टी ने तय किया था कि वो अनुपस्थित रहेगी इनके विरुद्ध जो मतदान होना उसमें, जिससे ये बच गए थे। यानी पूरी सदस्य संख्या के 50% से ज़्यादा लोग तो उपस्थित रहना चाहिए और मतदान में भाग लेने वालों की संख्या उस सदन की संख्या के या उपस्थित लोगों की संख्या के 2/3 होनी चाहिए। मान लीजिए 50% से अधिक उपस्थिति जनरली सदन की संख्या नहीं होती, उपस्थित लोगों की संख्या के 2/3 होनी चाहिए। 50% की उपस्थिति ही बहुत अधिक होती है। और जनरली पार्टियां अगर जो आजमाइश करती हैं तो इस मामले में पूरे अपने दल बल के साथ जो है सदन में मौजूद रहते हैं, तो एक तरह से 2/3 बहुमत ही हो जाता है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 2/3 बहुमत ही है। तो वीरा रामास्वामी इस प्रकार से बच गए थे और इसी यही स्थिति जो है मुझे लग रहा है कि यहाँ भी होगी। अब बीजेपी के ऊपर निर्भर करता है बीजेपी से कैसे लेती है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ऊपर निर्भर करता है, या कांग्रेस के जो घटक दल हैं जो इंडी गठबंधन के हिस्सा हैं, देखना है उनका व्यवहार कैसे होता है। तो 1968 के जजेज इंक्वायरी एक्ट के द्वारा ये प्रोटेक्टेड हैं। इसमें 3 सदस्यों की एक जांच समिति होती है। 3 सदस्यों में तीनों टॉप क्लास के जूरिस्ट होने चाहिए, जिसमें जनरली सुप्रीम कोर्ट का एक जज इन्वॉल्व होता है सीनियर, और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या चीफ जस्टिस रैंक के दूसरे अधिकारी या दूसरे जज, अधिकारी क्या जज ही शामिल होते हैं, चीफ जस्टिस ही शामिल होते हैं। फिर इसकी जांच की जाती है। इनकी किसी जज के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों या शारीरिक अक्षमता या मानसिक अक्षमता के आरोपों की जांच होती है। ये सब कदाचार वगैरह में ही आते हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर में ही आते हैं। भ्रष्टाचार एक्चुअली प्रूव्ड मिसबिहेवियर ही है, क्योंकि इसमें भी आदमी एक आदमी को अलग देखता है, अलग नज़रिए से दूसरे आदमी को अलग, यानी भेदभाव करता है। दूसरे शब्द में जो घूस दिया रहता है उसके पक्ष में फैसला देता है, जो घूस नहीं दिया रहता बेचारा वो मारा जाता है। इस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का सीधे सीधे वायलेशन होता है। इसलिए ये भी कदाचार ही है, यानी भ्रष्टाचार का आरोप ही प्रूव्ड मिसबिहेवियर ही है। यानी तय करने के लिए मिसबिहेवियर को, कदाचार को प्रूव करने के लिए ही 3 सदस्यीय समिति होती है, और उसी फील्ड से होती है जिस फील्ड से वो जज होते हैं, यानी जुडिशियरी के ही लोग उसमें शामिल होते हैं। इस प्रकार से फिर वो प्रस्ताव आता है सदन के उस हाउस में, संसद के उस हाउस में जिसने ये जांच करवाया था और जहां से जांच के लिए कहा गया था। फिर उसमें मतदान होता है, वही स्पेशल मेजॉरिटी के आधार पर, यानी उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उपस्थित सदस्यों की संख्या भी 50% से कम नहीं होनी चाहिए। हमने आपको बताया कि एक्चुअली जोर आजमाइश करने में पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ उपस्थित रहती हैं, यानी पूरे दल बल के साथ उपस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार से ये 2/3 बहुमत ही हो जाता है, स्पेशल मेजॉरिटी। हालांकि 2/3 बहुमत और स्पेशल मेजॉरिटी में थियोरेटिकली अंतर है, जो हमने आपको बताया। 2/3 बहुमत का प्रयोग जनरली राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही किया जाता है, जजेस को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पार्टियां व्हिप जारी करके अपने दल के सभी सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए बोलती हैं सदन में, उस हाउस में जहां से प्रस्ताव गया था जांच के लिए। तो इस प्रकार से जब ये पारित हो जाता है तो फिर यही प्रक्रिया दूसरे सदन में दोहराई जाती है। दूसरे सदन में आरोपी को बोलने, अपनी बात रखने का भी मौका दिया जाता है। वेल में आ करके वो अपनी बात कर सकते हैं। जैसे सौमित्र सेन ने, हामिद अंसारी थे भारत के उपराष्ट्रपति, उनके समय में जब वो पीठासीन अधिकारी थे, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष थे, तो उनके समय में सौमित्र सेन पर मुकदमा चला था। तो सौमित्र सेन अपनी बात वेल में खड़े होकर के कह रहे थे, तो दूसरे सदन में वो उनकी बात, अपनी बात अपने बचाव के पक्ष में वो बोलेंगे। हालांकि सौमित्र सेन ने इसके बाद ही त्यागपत्र दे दिया था। तो पूरी संसद ने उनके खिलाफ भी
महाभियोग का प्रस्ताव पारित नहीं किया था। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि आज चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, अगर बच गया कोई जज तो दोबारा उस प्रक्रिया नहीं शुरू की जा सकती। एक पहली बार में अगर वो बच गया तो बच गया, जब अगर पारित हो गया तब न राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए, तब वह व्यक्ति उसी समय से अपने पद से हटा हुआ माना जाएगा। और जब पद से हट जाएगा तो भी वो भूतपूर्व जुडिशियल ऑफिसर रहेगा। उसकी जांच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुमति की जरूरत होगी। उसके खिलाफ अगर कोई और आरोप है तो जो उस समय जांच में नहीं आ पाए थे। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस को हटाना बहुत बहुत मुश्किल होता है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट अधिक से अधिक स्टे करेगा या पलट देगा। लेकिन रही बात व्यक्ति की, तो व्यक्ति के मामले में उसके अधिकार बहुत सीमित हैं। बहुत गुस्सा आएगा तो ट्रांसफ़र कर देगा या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कहेगा कि भाई इनको आगे के मुकदमे मत दीजिए इतने समय तक के लिए। तो अधिक से अधिक यही कर सकता है, या कमेटियों से हटाने की बात कह सकता है, वो भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही तय करेगा। लेकिन हाई कोर्ट के में भी एक कॉलेजियम होता है, मिनी कॉलेजियम, जिसमें उस राज्य के सिटिंग चीफ मिनिस्टर या गवर्नर की राय का कोई मतलब नहीं होता है। जो एनजेसी में इम्पोर्टेंस कर दिया गया था उसको हटा दिया गया है। और इस प्रकार से जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज होते हैं, चीफ जस्टिस खास करके, या कॉलेजियम के जो दूसरे सदस्य होते हैं, वही तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो फरमान आया है उस मामले में क्या करना है, क्या जवाब देना है। वैसे भी ये तीसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज थे। तो ये हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के कॉलेजियम के हिस्सा भी थे। चूँकि उसमें 5 जज होते हैं चीफ जस्टिस को लेकर के, तो उसमें से ये हाई ठीक वैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में होता है, ये उसके हिस्सा थे। और कस्टम टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, आर्बिट्रेशन हो, ये सारे मामले देखा करते थे। टैक्स संबंधी सारे मामले, चाहे वो कारपोरेट टैक्स या कोई भी टैक्स हो, उससे रिलेटेड मामले देखा करते थे। कहा जा रहा है कि इन्होंने ही शिबू सोरेन को फेवर किया था, केजरीवाल को भी फेवर किया था। भले ही डायरेक्टली से रिलेटेड उनका केस ना हो, या कोई और जज, किसी और जज ने किया हो। ब्रदर जजेस का कॉन्सेप्ट होता है, उन्होंने धीरे से फ़ोन कर दिया होगा, फ़ोन करके बता दिया होगा। कफील खान को इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहते हुए जमानत दे दी थी। 7 महीने बच्चों की मृत्यु के लिए उनको जिम्मेदार ठहराते हुए, बच्चों की मृत्यु के लिए उनको 7 महीने जेल में रखा था योगी सरकार ने। कहा जा रहा है इन्होंने, इनके फैसले से ही वो उनको जमानत मिल गई थी, वो बच गए थे। लेकिन अभी हाल में जो आरोप लगे हैं वो शिबू सोरेन के पुत्र जो हेमंत सोरेन, जो कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, झारखंड के, और अरविंद केजरीवाल जो यहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे। इन दोनों यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, सिटिंग ना कहिए, यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। तो इस प्रकार से इन दोनों लोगों पर आरोप है कि इन लोगों ने इन्हीं के माध्यम से ही अपना काम कराया था, अपनी जमानत ले लिया था, और इस बदले में इनके पास भारी भरकम पैसा पहुंचाया गया होगा। क्योंकि बिना पॉलिटिकल पैट्रनेज के किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगेगा नहीं, उसके यहाँ से इतना कैश मिलेगा भी नहीं। और कैश मिला 14 को, एक सप्ताह बाद इसका रहस्य उद्घाटन हुआ, जब धनंजय महापात्र ने टाइम्स ऑफ इंडिया में यह स्टोरी छापी। मोटे तौर पर यशवंत वर्मा को अब देखना होगा आगे क्या होता है। लेकिन हमने प्रक्रिया जजेस को हटाने की बता दिया, और यही मुख्य थंबनेल का हमारा उद्देश्य भी था। शेष तो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे, शेष में मैं जजमेंटल नहीं बनूंगा। अब आगे जैसा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला होगा वो उससे आपको अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।